नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं नवाज शरीफ के बारे में। हालांकि कई बार लोग सवाल ये भी पूछते हैं कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के प्रधानमंत्री का नाम शरीफ आखिर कैसे हो गया। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को जवाब मिला है और जिस तरीके के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, नवाज शरीफ खुद ही अपने घर में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ जिस तरीके से अपने आप को बचाने की बात कर रहे थे और जिस तरीके से भारत की तरफ से जवाब दिया गया, आपको बता दें कि 80% टाइम जिस बात पर उन्होंने दिया उसके बारे में पूरे देशों के रिएक्शंस भी देखने को मिले हैं, किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। साथ ही साथ विकास स्वरूप की तरफ से भी बताया गया कि चाहे सऊदी हो या ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, तमाम देशों ने निंदा की है, उड़ी हमले की, उड़ी आतंकवादी घटना की। साथ ही साथ पाकिस्तान जिस तरीके से बुरहान वानी का लगातार गुणगान करता रहा है, यहाँ तक कि यूएन के प्लेटफॉर्म पर भी जिस तरीके से नवाज शरीफ ने बुरहान वानी को युवा नेता करार दिया और 80% टाइम उसी के बारे में बोलते रहे। राम माधव की तरफ से तो इतना भी कहा गया कि लग रहा था कि हिजबुल मुजाहिदीन का कोई कमांडर बोल रहा हो। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा इस बात पर भी कि जिस तरीके से भारत ने कहा है कि एक्शन से साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान कितना परेशान है और रिजल्ट्स भी दिखने लगे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, पाकिस्तान से भी एक पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लें आप। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के यूएन में हिजबुल आतंकी बुरहान वानी को महिमा मंडित करने पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। यूएन में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी एनएम गंभीर ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को नंगा कर दिया। एनएम ने कहा कि मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन आतंकवाद है। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल देश की नीति के तौर पर करके युद्ध अपराध कर रहा है। हिंदुस्तान लंबे समय से पाकिस्तान की आतंकवाद नीति का शिकार रहा है। गंभीर ने कहा कि भारत पाकिस्तान को एक आतंकी देश के तौर पर देखता है जो अपने पड़ोसियों के खिलाफ छेड़े गए परोक्ष आतंकी युद्धों में अरबों डॉलर का इस्तेमाल आतंकी समूहों के प्रशिक्षण, वित्त पोषण और मदद के लिए करता है। इसमें से ज्यादातर रकम उसे अंतर्राष्ट्रीय मदद से मिलती है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आतंकवादी करार दिए गए जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर और मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी समेत कई आतंकवादी पाकिस्तान की सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं। ये लोग पाकिस्तान सरकार की मदद से आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। तक्षशिला की धरती आज आतंकवाद की मेजबान बनकर रह गई है। पाकिस्तान के जहरीले अभियान को पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने आज एक ऐसे देश की ओर से मानवाधिकारों और आत्मनिर्भरता का उपदेश सुना है जिसने खुद को ग्लोबल टेररिज्म के केंद्र के तौर पर स्थापित किया है। इससे पहले आशंका के मुताबिक पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकियों के लिए खूब घड़ियाली आंसू बहाए। शरीफ ने भारत पर कश्मीर में नागरिकों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। 19 मिनट के भाषण में नवाज के करीब 8 मिनट कश्मीर और भारत के जिक्र पर रहे। आतंकी बुरहान वानी को नवाज ने कश्मीर का युवा नेता और शांति दूत तक कह डाला। साथ ही उसके खात्मे को कश्मीरी जनता की आवाज को कुचलना करार दिया। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि कश्मीरियों की नई पीढ़ी भारत के अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ रही है। नवाज शरीफ ने कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र की दखल की मांग की। साथ ही कहा कि पाकिस्तान कश्मीर की आजादी का समर्थन करता है। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में शरीफ का बयान अब तक का सबसे खराब बयान है। वो पाकिस्तान के पीएम नहीं बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर की तरह बोल रहे थे। माधव के मुताबिक अब पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए दुनिया को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने भी अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तानी पीएम शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े मंच पर हिजबुल आतंकी बुरहान वानी का महिमा मंडन किया। ये आतंकवाद से पाकिस्तान के लगातार जुड़ाव को दर्शाता है। नवाज शरीफ ने यूएन में कहा था कि बातचीत के लिए भारत
अस्वीकार्य शर्तें रखता है। इसके जवाब में स्वरूप ने कहा है कि भारत की एकमात्र शर्त है कि आतंकवाद खत्म हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शरीफ के भाषण के बाद भारत के स्थायी मिशन में संवाददाता सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने भी पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने अभी धमकियों और झूठ से भरा भाषण सुना। अकबर ने आतंकी वाणी का महिमा मंडन करने के लिए भी शरीफ की आलोचना की। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है नुसरत अमीन जो कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साथ ही साथ राकेश कपूर हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, पीयूष पंत सीनियर जर्नलिस्ट, साथ ही साथ बीडी मिश्रा हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात आज हम करने जा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को अभी भी लगता है कि बुरहान वानी शांति दूत था, और जिस तरीके से राम माधव ने कहा है कि क्या वाकई में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की तरह बात नहीं कर रहे थे क्या यूएन में नवाज शरीफ। और सवाल ये भी कि नवाज शरीफ या फिर राहिल शरीफ जिस तरह की बातें करते हैं, कहीं से शराफत झलकती है क्या। राकेश जी, मैं पहला सवाल आपसे लूंगी। ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि 2004 में जो आपने प्रॉमिसेस किए थे कि अपनी धरती का इस्तेमाल आप आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे, आप कहीं भी टिक पाए क्या उस बात पर। दिक्कत ये है कि पाकिस्तान अपने लिखे हुए को ही पढ़ने में मजबूर हो जाता है जी, उससे दूर भागता है। हमने ऐसा फ्रांस में भी देखा, हमने अभी ऐसा हाल ही में भी देखा, और 2004 में जिसे हम लाहौर घोषणा पत्र कहते हैं, उसमें परवेज़ मुशर्रफ जो उस समय राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, उन्होंने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, जनवरी 2004 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी को ये लिख कर दिया था कि हम हुकूमत पाकिस्तान अपनी सरजमी को भारत पर आतंकवाद के खिलाफ, दहशतगर्दी बढ़ाने के खिलाफ किसी भी तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देगी जी। अब जो बार बार जो वाक़ये हो रहे हैं, बार बार जिस प्रकार के हमले हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान से चलकर आए हुए दहशतगर्द कर रहे हैं, उनसे ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति का एक हिस्सा आतंकवाद को बना लिया है। चूँकि आतंकवाद के बारे में परवेज़ मुशर्रफ का खुद ये कहना रहा है कि ये जो हम तालिबानी और आतंकी या दहशतगर्द तंजीमें हमारे यहाँ हैं, हम उनको एक सेफ बटालियन की तरीके से यूज़ करते हैं। तो इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता। और आज जिस तरीके से यूएनए में, यूनाइटेड नेशंस में नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी तकरीर की है, उसमें साफ हो गया है कि अब पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, नुसरत अमीन से भी मैं सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले बीडी मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे, जिस तरह की हम देख रहे हैं, और विकास स्वरूप जो कि विदेश मंत्रालय के हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक और चीज कही कि एक्शन बोल रहे हैं, रिजल्ट सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ जो बात उन्होंने कही कि जिस तरीके से यूएन में सबके सामने नवाज शरीफ ने बुरहान वानी के बारे में 80% पूरा जो उनका भाषण था उसमें बुरहान वानी की लगातार वो बात कर रहे थे, क्या नहीं लगता कि खुद को ही एक्सपोज कर गए वहां सबके सामने। ऐसा है कि नवाज शरीफ साहब इनकी जो तकरीर थी और इसमें जो अल्फाज थे जी, उसमें फरेब, बेईमानी, झूठ और कुछ एक छोटी धमकी भी थी। उन्होंने कहा एट योर पेरिल। जब उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल का धमकी दिया तो कहा एट योर पेरिल। और दूसरा यह है कि चेहरे पर बड़ी हैरानगी थी उनके साथ, बड़ी घबराहट थी, और मुझे यह लग रहा था कि मजबूरी कुछ थी, और मुझे अभी लग रहा था कि बड़ा तनाव था। मैं इस सवाल आपसे पूछने वाली थी कि क्या फेस पे जो और वैसे बुरी हालत थी वो वैसे उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उस दिन वो बड़े बेनूर थे और बेबस से लग रहे थे। मुझे लग यह रहा था कि शायद इनके लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर साहब जो हैं, जो रावलपिंडी में बैठते हैं, आईएसआई के उनके कमांडर हैं, उन्होंने जो ड्राफ्ट लिखा था उनका, उसमें मसूद अजहर और हाफिज सईद दोनों वहां पर उपस्थित थे, वहां पर मौजूद थे। और फिर उन्होंने ड्राफ्ट राहिल शरीफ साहब को दिया, उन्होंने अप्रूव किया, और फिर नवाज शरीफ को सौंपा गया और प्राइम मिनिस्टर साहब को दे दिया गया, और वो पढ़ते पढ़ते मजबूरी में ही पढ़े जी। मैं इनसे, नुसरत अमीन साहब से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूं कि इसका जवाब दें। पहला तो ये है कि उन्होंने बड़ा अच्छा शुरू किया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, में बड़ा खुश हुआ।
लेकिन उनका जो लिबास था वो अंग्रेजी था। अगर वो सलवार और अचकन पहने होते तो मैं कहता कि इन्होंने पूरा कर दिया अपना नाटक, ये जो ड्रामा था। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके एक बहुत बड़े मुद्दई हैं जी, नवाज शरीफ साहब के। वो मुद्दई वहीं पर हैं, उनके ऊपर राजद्रोह का, सेडिशन का और स्टेट के खिलाफ काम करने का मुकदमा चल रहा है जी, लेकिन उनसे इन्होंने एक जुमला सीखा। उन्होंने कहा था कि जो जितने आतंकवादी हैं उसमें ओसामा बिन लादेन का नाम लिया कि ये हमारे हीरो हैं। तो साहब नवाज शरीफ साहब ने वही सीख के अपने मुद्दई से और ये कहा कि बुरहान वानी हमारा हीरो है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि ये जो ये इनका पूरा जितना उनका भाषण था जी, उसमें 80% लोग मिसिंग थे, सीट पर थे ही नहीं जनरल असेंबली में। तो लगता यह था कि सब जानते थे कि ये क्या कहेंगे। अफसोस है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये अपने अवाम का केयर करें। आपको एक बात पता है जी, इनका जो ISI पर खर्च होता है वो पैसा इनके पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल पर अवाम के लिए, हेल्थ के लिए जो खर्च होता है उससे ज्यादा है। समझ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने अवाम के लिए कुछ करें और ये सब बातें छोड़ दें, क्योंकि इनके यहाँ भी दहशतगर्दी है। लेकिन ये जो दहशतगर्दी इनके यहाँ, ये हाफिज सईद, लखवी और मसूद अजहर, ये लोग तो इनके स्ट्रेटजिक एसेट हैं। रिजवान अख्तर साहब के और शायद जजुआ साहब के भी होंगे, नसीर खान जजुआ साहब के भी। और ये अगर छोड़ दें तो मैं समझता हूँ कि इनके देश का बहुत बड़ा एक इनके अच्छाई का काम होगा जी, और इनका आवाम खुश रहेगा। कोई फायदा नहीं है कि बलूचों को मारते रहें और ह्यूमन राइट्स की बात करते रहें और 69 ईयर्स तक यहाँ के गए लोग जो वहाँ पर बेचारे इस नियत से गए थे कि मैं इस्लाम के एक जगह पर जा रहा हूँ, उनको अभी मुजाहिर कहें। तो मैं समझता हूँ ये सब बंद करें। नुसरत अमीन, आपका रिएक्शन? जी, मेरे ख्याल है कि हिजरत जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी मज़हब के नाम पर हो या इस्लाम के नाम पर हो। 1947 में भी जो हिजरत हुई है यूपी से, बिहार से या दिल्ली से पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान से दिल्ली की तरफ, ईस्ट पंजाब की तरफ, तो वो उसका सबब तो मजहबी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन मजहब के नाम पे हिजरत इस तरीके से आप एक नाम बता दीजिए कि एक हिंदू इंडिया से पाकिस्तान गया, एक मुसलमान पाकिस्तान से इंडिया आया, जरा नाम बता दे। एक सिंगल ये बीच में बोलेंगे तो मैं प्रोग्राम से उठ जाऊंगा। नहीं, आपसे बहुत शांति से सवाल पूछा है उन्होंने, आप बात कर लें पूरी। बीच में उनका सवाल था, उसका भी जवाब दे दें। नहीं, मैं शांति से बैठा रहा हूँ, मैंने इनके बीच में कुछ नहीं बोला है, मैं इनके सवाल का इंतजार करता रहा। इन्होंने अभी तक सवाल नहीं किया, सवाल आपने किया। ये इन्होंने शुरू इस तरह किया कि मैं नुसरत अमीन से एक सवाल करना चाहता हूँ और इन्होंने कमेंट शुरू कर दिए और सवाल नहीं आया, सवाल आपने किया। देखिए, बात यह है कि हिजरत जो है, चाहे वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ हुई हो या हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हुई हो जी, यकीनन यहाँ पर पाकिस्तान में जो हिंदू बरादरी या नॉन मुस्लिम बरादरी रहती थी, वो कुछ इंसिडेंट्स की वजह से, कुछ अनटूवर्ड सिचुएशंस की वजह से यहाँ पर अपनी जायदाद और अपना घर बार छोड़ के उनको यहाँ से जाना पड़ा, जो कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, जो एक बहुत बड़ा अलमिया था, वो नहीं होना चाहिए था। और इसी तरह के वाक़यात ईस्ट पंजाब में भी हुए, जहाँ के मुसलमान हिजरत नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको हिजरत करके पाकिस्तान आना पड़ गया। इसी तरीके से यूपी, बिहार के लोग, वहाँ पर हालात ख़राब नहीं थे 47 में, 48 में, ख़ास तौर पे पूर्वी यूपी या पश्चिमी यूपी में ख़राब थे, दिल्ली के आसपास ख़राब थे, तो उनको मजबूरन आना पड़ा। लेकिन उधर के जो लोग आए वो देखभाल के आए, उनको कोई ऐसा ख़तरा नहीं था। बुनियादी रीज़न्स जो था वो इकॉनमी और सोशो पॉलिटिकल पीस था, और उनकी जजमेंट कितनी ठीक थी कितनी नहीं, बहरहाल मुझे इस पर कोई फ़िलहाल बहस नहीं करनी है। रही बात ये कि नवाज़ शरीफ ने बुरहान वानी के बारे में कोई अच्छे शब्द बोल दिए यूएन में जाकर, तो देखिए, हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब चेहरे से कभी कभी किसी को भोले भाले आदमी लगते हो, पर है नहीं। हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को कोई इंटेलेक्ट के मामले में, पॉलिटिकल इंटेलेक्ट के मामले में अंडररेट करता हो जी। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब, चाहे वो और पाकिस्तानी आर्मी
हर मामले में एक पेज पे रहे या नहीं रहे। होती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्यों नहीं होती क्वार्टर्स के दरमियान। लेकिन ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो इतने बच्चे या इतने नन्हे नहीं हैं कि उनको ये ना पता हो कि उनको यूएन के फोरम में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, और क्या बोलने के क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो जो कुछ उन्होंने कहा तो उसकी मुखालफत करने वाले तो बहुत से हो सकते हैं। देखिए, उनकी पूरी स्पीच में पार्टली या फुली कोई भी कंटेंट हो सकता है जिससे मैं, आप या कोई भी इख्तलाफ कर सकता है। इंटरनली उनकी पार्टी के लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उस कंटेंट में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे पाकिस्तान या नवाज शरीफ को आतंकवाद या आतंकवाद देश या उनका सपोर्टर करार दे दिया जाए। नहीं, ये गलत फहमी। ठीक है नुसरत अमीन, ये गलत फहमी की बात नहीं है। हिजबुल मुजाहिदीन को आप क्या मानते हैं? क्या यह कोई समाज सेवी संगठन है? उसका कमांडर बुरहान वानी, जिसके बारे में युवा नेता से लेकर तमाम चीजें उन्होंने कही। सवाल अब मेरा ये है, ठीक है, जी मुझसे आप पूछ रही हैं, मैं जी बिल्कुल मैं आप ही से पूछ रही हूँ। देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैंने पहले भी आपसे एक गुफ्तगू में शशि ये बात की थी कि हो सकता है बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन से भी कहीं बढ़कर उसकी रेपुटेशन हो, उससे ज्यादा गलत काम किए हों उसने। लेकिन मेरे लिए बहैसियत जर्नलिस्ट मैं ये सोचता हूँ कि जब तक वो उसको ये सब कुछ हिजबुल मुजाहिदीन से उसका कनेक्शन और ख़ुद हिजबुल मुजाहिदीन के रोल के बारे में जब तक कोई अदालत और ख़ुद बुरहान वानी के कैरेक्टर के बारे में या उसकी की हुई वारदातों के बारे में जब तक कोई, बेशक इंडियन कोर्ट हो, इंडियन कोर्ट भी अगर उसके बारे में कोई डिसीजन देती है वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा। जैसे अजमल कसाब के बारे में काबिल कबूल है मेरे लिए। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मैं समझ गई नुसरत अमीन आपकी बात, लेकिन ये कैसे संभव है? अजमल कसाब में और बुरहान वानी में कम से कम एक फर्क तो है कि अजमल कसाब को कम से कम एक इंडियन कोर्ट ने, एक लीगल फोरम ने मुजरिम तो करार दिया ना। अभी तो यहाँ बुरहान वानी के मामले में ये बात तय नहीं हुई थी कि उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाएगी और मुकदमा कहाँ जाएगा। प्राइस थी भाई उसके हेड पर, और उसके 20 मुकदमे चल रहे थे। नहीं नुसरत साहब, आपकी इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान के बारे में अच्छी है, और आपने अजमल कसाब के बारे में जो बात करी वो शायद जस्टिफाइड है, लेकिन ये जो बुरहान वानी था ये डिक्लेयर्ड टेररिस्ट था, इसके हेड पर प्राइस थी और 20 मुकदमे थे इसके ऊपर। फैसला किया वो काबिल कबूल होना चाहिए। नहीं, एक सेकंड, एक चीज़ मैं बाकी के मेहमानों से भी बात करूंगी। नुसरत अमीन, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, आप कह रहे हैं कि नहीं, कम से कम कोर्ट की तरफ से जो अभी अटैक हुआ है, जिन आतंकवादियों ने उरी में अटैक किया है, उन आतंकवादियों को पकड़ना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ किसी कोर्ट ने कहा नहीं है कि वो आतंकवादी हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, जिसके सिर पे जैसा कि बता रहे हैं हमारे बीडी मिश्रा जी भी कि इनाम तो था ही, साथ ही साथ किस तरीके से जो वीडियो वायरल हुए थे, किस तरीके की वो बातें कह रहा था। हाफिज सईद उसका रोल मॉडल था, हाफिज सईद से उससे मिलने की इच्छा थी। उस तरह के लोगों को अगर लगता है कि वो आपका युवा नेता तो पता नहीं कैसे आपको युवा नेता लगा। मेरा सवाल ये भी है कि जिस कश्मीर की लगातार बात पाकिस्तान और नवाज शरीफ करते रहे हैं, और जिन चार जिलों की हम बात करें तो वहां से एसपीओ की भर्ती में आपने देखा 7,000 से ज्यादा युवा वहां शामिल होने के लिए आए थे, जबकि आप मानते हैं, बार बार जताते भी हैं कि कितने बुरे हालात हैं, वो अलग राज्य चाहते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है भारत में। रिजल्ट्स कल ही नजर आ गए थे हम लोगों को कि वहां के यंगस्टर्स नौकरी चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते अलग होना। ये पाकिस्तान किस तरीके से अपने फायदे के लिए इन तमाम चीजों को बोता है हम सब जानते हैं, लेकिन उससे साहब अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल मेरा और है। आप बड़े हिम्मत वाले और बड़े हौसले वाले पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट दिखाई पड़ रहे हैं जी। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं, क्योंकि और कोई जर्नलिस्ट पाकिस्तान का इस तरीके से खुल के बोलता नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि क्या लाहौर में आजकल पोस्टर लग रहे हैं कि राहिल शरीफ साहब 2 साल का एक्सटेंशन लो और आपको फील्ड मार्शल की रैंक मिलेगी, और क्या यह सच है कि नवाज शरीफ साहब ने सऊदी अरेबिया से क्राउन प्रिंस को बुलाया और उससे यह रिक्वेस्ट किया कि भाई राहिल शरीफ साहब को मना लो और यह 2 साल का एक्सटेंशन ले लें, और राहिल शरीफ साहब उसको माने नहीं? क्या यह सच है? देखिए, बहैसियत जर्नलिस्ट, बहैसियत रिपोर्टर, ज़ाती तौर पे क्योंकि मैं इस मामले से दूर हूँ, तो अंदर की कहानी क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है,
मुझे तो नहीं पता, पर हो सकता posters है दिखे क्या आपको? आपने कोई एक मिनट, हो सकता है आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की हो सकता है आपकी खबर ठीक हो, लेकिन मुझे इस बारे में ना कोई इल्म है, ना मुझे इस बारे में कोई पता है, ना मैंने कोई इस तरह की एग्जैक्टली स्पेसिफिकली कोई इस तरह की न्यूज़ देखी है। लेकिन ज़ाती तौर पर जो कुछ मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में होता हुआ, ज़ाती तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि राहिल शरीफ साहब को एक्सटेंशन मिले। ठीक है, मैं यहाँ पे पीयूष जी, मेरा सवाल अब ये है कि जिस तरह की हम तमाम चीज़ें देख रहे हैं, और सवाल ये भी कि नवाज शरीफ यूएन में बोल रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा यूएस असेंबली में पेश किया गया वो बिल कि आतंकी देश इसको घोषित किया जाए, क्योंकि इस देश से अमेरिका को भी कोई फायदा नहीं हुआ, और किस तरीके से आतंकवाद यहाँ पनपा है हम सब ने देखा है। 90 दिनों में रिपोर्ट भी नवाज शरीफ को वहाँ देनी है कि क्यों ना आतंकवादी देश घोषित किया जाए। सवाल अब ये कि क्या पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने लगातार एक के बाद एक परतें नहीं खोलता जा रहा, और जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में जड़ें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पहुंचती हैं, सब दिख तो रहा है ना सबको? नहीं, देखिए वो दिखाई तो दे रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी देश हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ भी हैं, क्योंकि आतंकवाद का सामना सभी देशों को करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि चाइना को भी जो है कि उसका सामना करना पड़ रहा है, और चीन भी कहीं ना कहीं जो है वो चाहता है कि वो है आतंकवाद जो है पाकिस्तान की तरफ से जो बढ़ाया जा रहा है उस पर जो है कहीं ना कहीं नकेल कसी जाए। लेकिन चीन के वहीं व्यापारिक हित भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के साथ, और मुझे लगता है कि ये पूरे, देखिए आतंकवाद भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है। इनफैक्ट अगर हम देखें इसकी गहराइयों में जाएं तो आतंकवाद कभी खत्म होने नहीं जा रहा है, क्योंकि आतंकवाद के साथ देखिए वेपन इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। जितने AK-47 है और तमाम तरह के हथियार हैं, वो जो आतंकी है उनको सप्लाई होते हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ देश लड़ रहे हैं उनको औजार की जरूरत पड़ती है। तो निश्चित रूप से देखिए आतंकवाद का बहुत बड़ा उद्योग है, और इसको आप इतनी जल्दी कोई भी खत्म नहीं कर सकता, चाहे वो कितना मान ले, कितना भी चाह ले इसको। वही अमेरिका है जिसने आतंकवाद को पनपाया है, वही अमेरिका अगर आज उसकी खिलाफत करता है, लेकिन पूरी तरह से आज भी वो पाकिस्तान की खिलाफत नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत उससे कह रहा है इसलिए वो कह देता है। लेकिन आज भी जो है अमेरिका काफ़ी कुछ जो है एड जो है वो पाकिस्तान को देता है। वो तो वहाँ पे सेनेट में जो उसका विरोध हुआ, इसलिए जो उसकी डील जो थी एयरक्राफ्ट की लेके वो नहीं पूरी हो पाई, जो उसका वायदा लेना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो है जो नवाज शरीफ पहुँचे हैं अमेरिका में और यूएन में, तो निश्चित रूप से उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उनको मायूसी है, कहीं ना कहीं वो घिरे हुए लगते हैं। और जिस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल के 4 सदस्यों ने जो है उनकी जो है उनका विरोध किया है, उनकी आलोचना की है। ओपी गुप्ता भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पूर्व राजनयिक के हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं सवाल लूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पूर्व राजनयिक ओपी गुप्ता भी हमारे साथ हैं, उनसे मैं सवाल पूछूंगी। ओपी गुप्ता जी, जिस तरीके से विकास स्वरूप ने कहा है कि जो एक्शंस हम ले रहे हैं उसके रिजल्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, और बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ उन्होंने ये कहा, उसको किस नजरिए से आप हमें बताएंगे, किस नजरिए से हम देखें? देखिए, पाकिस्तान जो है वो शुरू से एक आतंकवादी देश रहा है। अगर आप देखें तो 1947 से ही वो सिविलियन ड्रेस में अपने सोल्जर्स को, अपने ट्रेंड आदमियों को कश्मीर भेज रहा है। तो ये तो बहुत पहले से पुरानी बात है। दूसरी, जो यूएन में उनके नवाज शरीफ साहब ने कहा है और बुरहान वानी को एक लीडर बताया है, तो ये सब चीज़ें को हम लोग प्रयोग करना चाहिए पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान इज़ एपी सेंटर ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के उन्होंने एक अपने स्टेटमेंट द्वारा हम लोगों को एक एविडेंस दिया है, और हम लोगों को चाहिए कि भारत सरकार को चाहिए कि एक इंफॉर्मेशन कैंपेन टाइप का शुरू करें और उसमें पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कराने की कोशिश करें। जो परवेज़ मुशर्रफ के स्टेटमेंट हैं और इनके स्टेटमेंट हैं, उन सबों को कंपाइल करके हमें करना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि भारत के साथ दूसरे देशों के आर्थिक संबंध बढ़ रहे हैं। चाइना के साथ भी हमारे
संबंध अच्छे हैं और चाइना को 40 बिलियन US डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। तो इन सब चीज़ों को हमें प्रयोग करना चाहिए और इन सब पर प्रेस डालना चाहिए कि वो पाकिस्तान से कुछ दूरियां लेकिन बनाएं। ओपी गुप्ता जी, बावजूद तो इसके ये एक अच्छा चाइना ने चीज़ तो है। उसी प्लेटफॉर्म पे कह दिया ना कि पाकिस्तान का सच्चा साथी है चाइना, क्योंकि उसके अलग तरह के इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान देखिए, के अभी साथ, तक चाहे हम लोगों सीपेक ने की बात अपने- करें या फिर कुछ और। जी देखिए, अभी तक जो है हम लोगों ने चाइना के साथ अपने आर्थिक संबंधों को लीवरेज के रूप में यूज नहीं किया है। हम लोगों को चाहिए कि एज ए लीवरेज यूज करें। तो चाइना भी थोड़ा मॉडरेट होगा, चाइना भी थोड़ा पीछे हटेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होते हैं और उसका हमें पूरा प्रयोग करना चाहिए, जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, अब बने रहे ओपी गुप्ता जी हमारे साथ। यहाँ पर सवाल ये है राकेश कपूर जी, जिस तरह की तमाम चीज़ें हम फिलहाल देख रहे हैं और फिर से वही विकास स्वरूप जो कह रहे हैं कि रिजल्ट्स नज़र आने लगे हैं और एक्शंस के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि हो क्या रहा है। जिस तरह से अलग थलग करने की भारत की स्ट्रेटेजी रही है पाकिस्तान को, ये कोई नई नीति नहीं है। 2008 से पहले भी हमने देखा, 2008 से तो लगातार हम कोशिशें देख ही रहे हैं, लेकिन कामयाब कितने हुए हैं ये हम सब भी जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर कहे कि नहीं, हमारी सरजमी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों को हम पनाह नहीं दे रहे हैं या फिर अगली बार से नहीं देंगे, हम खुद आतंकवाद से परेशान हैं, इसमें कितनी सच्चाई और कितना भरोसा कर सकते हैं हम उस पर? देखिए, पाकिस्तान अगर आतंकवाद से परेशान है तो वो विलफुल विक्टिम है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, अपने जो उसने बीज बोए थे वो उन्हीं वैसे ही पेड़ जो है वो उग रहे हैं जी। तो जहाँ तक पाकिस्तान के आतंकवाद का सवाल है, प्रश्न लेकिन ये पैदा होता है कि आज जो स्थितियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, उनमें पाकिस्तान अलग थलग लगभग पड़ चुका है जी। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा उत्साह में आने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है चूँकि अमेरिका की कांग्रेस में सिर्फ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के 2 सदस्यों ने किया ये प्रस्ताव कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित किया जाना चाहिए, माने आतंकवाद फैलाने वाला देश घोषित किया जाना चाहिए। उसके अलावा चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, सब ने ये तो कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। अभी भी वो एक जो है वो बहुत सावधानी के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें इस तरफ आगे बढ़ना होगा। लेकिन यूएन में जिस प्रकार से अभी अमीन साहब कह रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं कहा ऐसा कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जा सके, तो हजूरे वाला की बात यह है हिंदुस्तान की तरफ से कि कब सुनता है वो कहानी मेरी और वो भी फिर ज़ुबानी मेरी, अब मुतकाबिल है मुकाबिल मेरे, रुक गया देख रवानी मेरी। हिंदुस्तान जो है वो लगातार, हम ऐसा नहीं मानते हैं कि पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वो हमारे दुश्मन हैं। हम ये भी नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान में जो नागरिक सरकारें आती हैं वो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती नहीं बढ़ाना चाहती हैं। हकीकत तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जिस चुनाव में जीत करके आए उसमें सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा ये था कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि जहाँ की फ़ौज, पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में अगर कोई काम किया है तो अपना सिर्फ फ़ौज बनाने का काम किया है और एटम बम तैयार किया है। उन्होंने इसके अलावा तो और किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं की है। रेमिटेंसेस से और विदेशी सरकारों से मदद लेकर के उनकी जो है वो इकोनॉमी चलती है। तो ये पाकिस्तान को ये खुद सोचने वाली बात है। जब तक पाकिस्तान में फौज बरसर इक़्तिदार रहेगी और आप नवाज शरीफ के बराबर में बैठ कर के वहाँ के जनरल को बराबर का एहतराम देंगे, बराबर का उसकी जगह तय करेंगे, तब तक पाकिस्तान में कभी शांति आ ही नहीं सकती। आप ये सोचिए, पाकिस्तानी हमारे ही भाई, 1947 तक पाकिस्तान तो हमारा ही हिस्सा था। अरे भाई तहजीब एक है, अरे भाई संस्कृति एक है। जो उर्दू जुबान आपने पंजाब के मुसलमानों ने पंजाबी छोड़ करके उर्दू अपनाई है वो भी हिंदुस्तानी है, आप ये गौर तो करिए। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि वहाँ जिस तरीके से पाकिस्तान को कुछ चंद विदेशी ताकतें एक हवा बना करके खड़ा रख देना चाहती हैं हिंदुस्तान की प्रगति के खिलाफ, ये पहले से तय था कि पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी। ये पहले से ही तयशुदा था
कि कश्मीर के मुद्दे को विवादास्पद बनाने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में लगातार लड़ाया जाएगा। ये पहले से तय था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अगर जो देखिए अपने नुसरत अमीन साहब जो है वो बड़े बड़े दानिशमंद पत्रकार हैं, मालूम होगा। 1956 में किसी और ने नहीं, समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने प्रस्ताव रखा कि भारत और पाक का महासंघ बनना चाहिए। उसका सबसे पहला समर्थन किया दीनदयाल उपाध्याय ने, जो भारतीय जनसंघ के नेता थे। अब पाकिस्तान में जनसंघ को जो है वो हिंदू पार्टी माना जाता है, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ तक पूरे हिंदुस्तान के हकों का सवाल था, वहाँ पर हमारे यहाँ कोई कभी भी मतभेद नहीं रहा। हमने हिंदू मुसलमान के तौर पर नहीं सोचा। लेकिन अजीब बात है, कयामत तो ये है कि ऐसा मुल्क है पाकिस्तान जिसकी फौज अपने मुल्क की वफादारी के नाम पर नहीं लड़ती, मजहब के नाम पर लड़ती है। दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है। क्या मजहब कभी कोई मुल्क बनता? अगर ऐसा होता मजहब से, तो सिंध से सिंधु देश बनने की मांग क्यों उठती? अगर मजहब में वो ताकत होती तो बलूचिस्तान से अलग बलूचिस्तान बनने की मांग क्यों उठती? अगर इस्लाम में ही, इस्लाम के बूते पर ही पाकिस्तान बना था, तो किस तरीके से अपने जो जिन्ना साहब थे वो खान बहादुर, खान आज़म कलात को किस तरीके से मजबूर करते कि वो अपनी रियासत को जो है वो पाकिस्तान में मिला दें, और 1955 तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बलूचिस्तान, उसका झंडा अलग, सब कुछ अलग। ये कैसे होता? अरे भाई आप देखिए। लेकिन इसमें जो है वो जिम्मेदारी पाकिस्तान के जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं उनकी भी रही है। 1972 में शिमला पैक्ट के बाद जनाब जुल्फकार अली भुट्टो जब शिमला में श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने नाक रगड़ करके गए और उन्होंने शिमला पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद उन्होंने कराची में जाकर के जो अपनी पब्लिक मीटिंग एड्रेस की, उसमें क्या कहा उन्होंने कहा, मैं आपको लफ्ज़ वही दोहराऊंगा, वह लफ्ज़ वही दोहराता हूं जो उस समय भुट्टो साहब ने कहे थे कि मैं मानता हूं कि हमारी शिकस्त हुई है। हजार साल की तवारीख में हिंदुओं से हमारी इससे बड़ी शिकस्त कभी नहीं हुई। उस इंसान ने जो अपने आप को डेमोक्रेटिक लीडर कहता था, हिंदुओं का नाम लिया, हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया, भारत का नाम नहीं लिया। माने हिंदुओं के खिलाफ जिस मुल्क की फौज खड़ी की हुई है, जिनके जहन में जहर भरा हुआ है कि हिंदू हमारे दुश्मन हैं, जिनके जहन में ये जहर भर दिया गया है कि हम इस्लाम के नाम पर इकट्ठे हो गए हैं। अरे इस्लाम के नाम पर काहे इकट्ठे हो गए भाई? पंजाबी मुसलमान की अपनी अलग संस्कृति है, सिंध के मुसलमान की अलग संस्कृति है, बलूचिस्तान के मुसलमान की अलग संस्कृति है। धर्म एक हो सकता है, पूजा पद्धति एक, खुदा एक हो सकता है, अल्लाह एक हो सकता है, मगर ये कैसे हो सकता है कि अलग अलग एक ही मुल्क के अलग अलग रहने वाले सबको एक डंडे से हाँक दिया जाए? और ये काम वहाँ की फौज ने किया। हकीकत ये है कि 1951 तक, शायद 52 तक, पाकिस्तान का अपना कोई पाकिस्तानी जनरल भी नहीं था। 2 अंग्रेज थे उससे पहले। आप इतिहास तो उठा के देखें, नुसरत अमीन, पाकिस्तान आज है क्यों खड़ा है? अपनी वजह से खड़ा है। नुसरत अमीन, ये बात तो सच है कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की लगातार, चाहे हम बात करें पाकिस्तान की या फिर जिस तरीके से अमेरिका को अचानक होश आया था खुद के ऊपर इतना बड़ा हमला होने के बाद, लेकिन सवाल ये कि वहाँ की जनता क्या चाहती है? वहाँ की सरकारें एक कदम आगे बढ़ाती हैं तो वहाँ के आतंकवादी संगठनों के सरगना, साथ ही साथ ISI और उसके साथ आर्मी चीफ 4 कदम पीछे खींच लेते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम कितनी ज़्यादा परेशान है, कितनी सहूलियतें उन्हें मिली हुई हैं, और अगर ये तमाम चीज़ें ना हो तो वहाँ जनतांत्रिक सरकारें कितना आगे ले जाने का काम कर सकती हैं। क्या नहीं लगता कि अब इन सबसे आज़ादी की ज़रूरत है? क्या वहाँ की आवाम इस कोशिश को करना चाहेगी? देखिए शशि, जब भी हम इस तरह की डिस्कशन करते हैं जी, जिसमें कोई पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो, जिसमें इख्तलाफात के मामलात हों, जिसमें नाराज़गियाँ हों, जिसमें ऐसे सिचुएशंस पे डिस्कशन हो जो शायद किसी ख़तरनाक किस्म के कॉन्फ्लिक्ट की सूरत अख्तियार कर जाए, जो जंग की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। जब हम ये सारे मामला डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपको भी ये बात पता है, और राकेश जी जो जब बात करते हैं वो बड़ी एकेडमिक होती है, चाहे मैं उससे मुखालफत ही करूं, लेकिन ये वो बात होती है जो कहीं ना कहीं लिखी गई है जी।
तो लिखी हुई मौजूद है, और मैं भी, जाहिर है मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई हवा में बात ना करूं। ये सारी बातें जब हो रही होती हैं, डिस्प्यूट्स की, कंट्रोवर्सीज की, इख्तलाफात की, दुश्मनी की, तो इसका मतलब ये होता है कि हम सबका टारगेट जो है वो गवर्नमेंट्स होती हैं, हमारा टारगेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हमारा टारगेट इंटेलिजेंस क्वार्टर्स होते हैं, हमारा टारगेट वो फिजिकली आपस में दस्तों गिरेबान होने वाले लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट्स एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर देती हैं। जी। हम आवाम की बात नहीं कर रहे होते। ये मेरी और आपके दरमियान जितने भी इख्तलाफी पॉइंट्स हैं, इनका ताल्लुक हिंदुस्तान या पाकिस्तान के लोगों से नहीं है। लोग हमेशा ठीक होते हैं, लोग ज़्यादातर पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान का रहने वाला कोई आदमी मुसलमान होने की वजह से कश्मीरियों को सपोर्ट करता हो या कश्मीरी स्ट्रगल को सपोर्ट करता हो, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो पॉलिटिकली टोटली गलत हों। उनके कुछ ख्यालात गलत हो सकते हैं, उनकी कुछ एम्बिशंस जो है वो एम्बिशंस वो किसी दूसरे को गलत लग सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात ये देखिए जी, भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में आपने बात की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का टेन्योर जो था 4 साल का, एक्चुअली प्रैक्टिकली 4 साल का जो उनका टेन्योर था। जनरल अयूब के बाद वो विदेश मंत्री बने। जी 2 साल के बाद हुआ वो सारा बांग्लादेश का। उस देखें, उनके हवाले से ज़ाती तौर पे मुझे और बहुत सारे लोगों को इख्तलाफात हैं, द वे ही हैंडल्ड द कंट्री, द वे ही हैंडल्ड द ईस्ट पाकिस्तान इशू जो भी था। और अयूब खान के दौर में भी बहुत सारी बातें अब सामने आ रही हैं जो जिनके ज़िम्मेदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ही हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आखिर में, मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ उनसे गलतियाँ हुई थी पाकिस्तान को चलाने में, पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो भुट्टो साहब की वजह से या उनके दौर में इमर्ज हुए। तो मुझे लगा आखिरी 1-1.5 साल में उन्होंने कोशिश की कि वो सब चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। एक काम जो वो अच्छा कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि पाकिस्तान को वो सुपर पावर्स जो थी, अमेरिका, जो पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में, या जो पाकिस्तान की जो छोटी छोटी गवर्नमेंट्स आती थी 6-6 महीने के लिए 50s में, उनके दौर में जो अमेरिका का जो इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर, अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस पड़ना शुरू हो गया था सीटो सेंटिव की वजह से, फिर अयूब खान साहब की वजह से, उससे वो आज़ाद करने की उन्होंने कोशिश की जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, एंड ही फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो। लेकिन मैं जो बात अभी कहना चाह रहा हूँ, मुझे बस 1 मिनट और दीजिएगा, वो ये है कि बाय ऑल मीन्स और हर तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पूरी दुनिया में जो शनाख्त है, बगैर किसी इख्तलाफ के, वो एक सेक्युलर लीडर की है, एक डेमोक्रेट की है। अगर वो कराची में बैठ के ये कह रहे हैं, वो टारगेट इंडिया को करने के बजाय वो हिंदू को टारगेट कर रहे हैं, अगर वो एक स्टेट को डिफेंड करने के बजाय एक मजहब को डिफेंड कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं है जिसको मैं जानता हूँ। और मेरे लिए माजरत के साथ राकेश जी बात करते हैं, आप रिकॉर्ड से निकलवा लें उनकी तकरीर जो कराची में उन्होंने की थी। राकेश जी बात करते हैं डॉक्यूमेंटेड, लेकिन फिर भी मुझे शायद थोड़ा वक्त लगे इस बात को डाइजेस्ट करने के लिए। मैं सिंपल ये बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि तकरीर निकलवा लें, आप निकलवा लें अपने पाकिस्तान सकते हैं, पाकिस्तानी रेडियो या उस ज़माने में जो भी है वहाँ से रिकॉर्ड निकलवा लें और आप देख लें, उसमें देख लें, आपको यही मिलेगा कि उन्होंने ये कहा था कि हिंदुओं से हमारी शिकस्त 1000 और अगर ठीक है, और अगर मेरे साथ और भी कुछ मेहमान मैं लौटूंगी सवाल तो गलत कहा था। अगर उन्होंने ये कहा था तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मतलब ये है अमीन साहब के वहाँ के डेमोक्रेटिक लीडर जो है, वहाँ के जो सियासी रहनुमा हैं, वो भी फौज से इतने डरते हैं वहाँ की, पाकिस्तान की। आप जरा ये कल्पना तो कीजिए कि वहाँ के पाकिस्तान के हालात क्या हैं। पाकिस्तान फौज जिसका मजहब सिर्फ हिंदुस्तान की मुखालफत है, भाई पाकिस्तान को किसका डर है? अगर आप कहते हैं कि चीन हमारा दोस्त है, रूस आपका दोस्त हो गया था जो कि अब नहीं है, अमेरिका आपकी सरपरस्ती में रहा, आपको डर किसका? क्या हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान से आपको काहे का डर है? अरे हिंदुस्तान के साथ आप मिलकर के रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपका भी भला होगा, और जो गुर्बत दोनों मुल्कों में फैली है एक उसे बात भी दूर करने में मदद जो मिले। बहुत सारे, मैं बहुत से ओपी गुप्ता जी से मैं सवाल पूछूंगी पहले। नुसरत अमीन जी, मैं हिंदुस्तान के बहुत से दोस्तों से, बहुत से मेरा मतलब है 2-4 दानिशवरों से, 2-4 साफियों से ये बात पूछ चुका हूँ। राकेश जी, मुझे लगता है मैं आपसे भी ये बात पूछ
पूछ सकता हूं, मुझे लगता है कि शायद मुझे कोई बेहतर जवाब मिल सके जी। मेरा राकेश जी, मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि मुझे ये बताया जाए कि अगर हिंदुस्तान को इतना कंसर्न है, अगर हिंदुस्तान का इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि पाकिस्तान का और पाकिस्तान के वजूद का वाहिद मकसद जो है वो इंडिया को टीज करना और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना या खुदा न ख्वास्ता हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाना है, तो मैं एक सवाल ये करूंगा कि बीइंग at least 10 times bigger economy than Pakistan, at least 8 or 10 times bigger country than Pakistan, at least 5 or 6 times bigger a country with a bigger population than Pakistan. क्या इंडिया ने कभी कोई ये सोच के कि थोड़ी देर के लिए मैं पाकिस्तान को कसूरवार मान के आपसे ये बात कर रहा हूँ, आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि अगर ये सब सच है जो आप सोचते हैं, तो फिर इतना केपेबल होने के बावजूद, क्या बात थी आपकी बायलैटरल पॉलिसी में पाकिस्तान के साथ, क्या कमी थी, क्या झोल था कि आप एक छोटे से मुल्क को जो आपका ही हिस्सा था, और मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक मुल्क थे, अब इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा था या ये सरजमीन इस सरजमीन का हिस्सा थी इंडिया। देखिए मैं इस बहस में नहीं जा रहा, ये एक फालतू बहस है। क्या बात है आपकी फॉरेन पॉलिसी में, आपकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी में, आपकी बायलैटरल पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान में कौन सा झोल था कि इन 70 सालों में राकेश जी, बहुत छोटा सा सवाल क्योंकि बाकी के दो मेहमान और इंतजार कर रहे हैं, मैं सवाल उनसे भी पूछूंगी। मैं एक उत्तर देता हूं इसका एक लाइन में। जो ये कश्मीर का जो आप कलमा पढ़ते रहते हैं ना, आपकी सरकारें कश्मीर का, ये इसी वजह से शुरू किया गया था। ये कोई कश्मीर का कोई मसला ही नहीं है, आज भी नहीं है, तब भी नहीं था। ये जो सब शुरू किया गया इसमें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट थे अमीन साहब। आज सिचुएशन बदल रही है, इसलिए अमेरिका आपसे भाग रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदल रही हैं जी। आप ये बात, अरे भाई बात क्या है? बात ये है कि क्या खूब तुमने गैर को बोसा नहीं दिया, बस चुप रहो, हमारे भी मुंह में जुबान है। इसका जवाब यही है। मुशायरे की रिवायत ये है कि हर अच्छे शेर पे सुनने वाले को कहना चाहिए मुकर्रर, यानी आप दोबारा शेर पढ़ें। लेकिन इस प्रोग्राम नहीं, बीडी मिश्रा जी, एक सेकंड हो रहा है, मैं तो मुशायरा नहीं हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। शेर के जरिए आपको शायरी के जरिए जवाब दिया गया है। गालिब के शेर में 2 लाइनों में मैंने जवाब दे दिया है। नुसरत अमीन, मैं सवाल पूछूंगी जी। देखिए शशि, बात यह है, मैं आपसे मुखातिब हूँ, डायरेक्ट आपसे मुखातिब हूँ शशि जी। आप और मेरे बहुत से इंडियन होस्ट जो शो कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि 2 ही मुल्कों में मेरे आने जाने की ख्वाहिश है और मैं आता जाता हूँ, और मुझे लगता है कि इन प्रोग्राम्स की वजह से उन्हीं 2 मुल्कों का वीज़ा बंद हो जाएगा मेरे ऊपर, एक इंडिया और एक अमेरिका। और नुसरत अमीन, ऐसा नहीं होगा। मैं सवाल पूछूं, बाकी के मेहमान भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि लेकिन जो वीज़ा सिर्फ जो रिश्तेदारों को मिलता है उससे आगे बढ़े बात, हम तो चाहते हैं। लेकिन आप अपनी फौज को समझाइए, उसको याद दिलाते रहिए 1971 की, हम ये बात कहना चाहते हैं। अभी जो मैंने सवाल किया उसमें ये सवाल आता था, ये पार्ट था। नुसरत अमीन, मैं सवाल लूंगी आपका, लेकिन बाकी के भी जो मेहमान है वो इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। ओपी गुप्ता जी, जो मैंने सवाल नुसरत अमीन से पूछा था, क्योंकि मेरा सवाल आपसे इसलिए है, जिस तरह की स्थितियां और जिस तरह की परिस्थितियां हम पाकिस्तान की देखते हैं, लोकतांत्रिक देश कहना कहां तक जायज होगा, जहां आर्मी का इतना ज्यादा होल्ड हो, जहां पे हाफिज सईद से लेकर जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनके सरगनाओं के साथ, उनके कमांडर्स के साथ तमाम रणनीतियों को डिस्कस किया जाता हो, जहां पर आईएसआई इतना ज्यादा प्रभुत्व रखता हो, वहां नहीं लगता कि बहुत ही मुश्किल है पड़ोसी देशों के साथ भी संबंधों को सही रख पाना? देखिए, हर कंट्री का अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है जी, और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें उस कंट्री को हैंडल करना चाहिए। हमें ये सोचना कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक है या नहीं, लोकतांत्रिक है या नहीं, ये कोई रिलीवेंट फैक्टर नहीं है। लेकिन ओपी गुप्ता जी, आपको समझ में आए तब ना कि आप बात किससे करें। सामने तो आपको नवाज शरीफ नजर आएंगे, लेकिन पीछे से पॉलिसीज कोई और बना रहा होगा। एक कदम आगे बढ़ने के बाद जब 3 कदम पीछे हटना पड़े तो फिर कैसे डिसाइड करें? नहीं, वो डिसाइड करने के लिए जो है आर्मी, इंडियन हाई कमीशन में हमारा
एक मिलिट्री ऑफिसर होता है जिसको मिलिट्री अटैची बोलते हैं, वो वहाँ के हाई कमांड से बात करता रहता है। तो लेकिन हमें ये सोचना कि वहाँ का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर चेंज होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा, ये एक डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं होता है जी। हम लोग वी डील एज वी सी द कंट्री, जो है फैक्चुअल पोजीशन है उस हिसाब से हम डील करते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति हमेशा ढुलमुल रही है, जबकि हमारी नीति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और फर्म होनी चाहिए जी। पाकिस्तान शुरू से पिछले 10-15 साल से लगातार आतंकवाद फैला रहा है, इसलिए जैसा मैंने कहा हमारा पूरा पॉलिसी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इसको एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म करार दिया जाए। इसके लिए हर देश के कैपिटल्स में अपने एम्बेसडर्स को इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि वहाँ के फॉरेन ऑफिस को पूरे टेररिस्ट एक्टिविटी से ब्रीफ करते रहो, जिससे कि जब भी यूएन में मसला उठे तो उन कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स को उनके कैपिटल से इंस्ट्रक्शंस रहे कि भाई पाकिस्तान जो है वास्तव में टेररिस्ट स्टेट है। तो जिस तरीके से बांग्लादेश के समय में इंदिरा गांधी ने इंटरनेशनल ओपिनियन मोल्ड किया था, वही टाइम आ गया है कि हमें इंटरनेशनल ओपिनियन को मोल्ड करना होगा, ये डिक्लेयर करने के लिए कि पाकिस्तान इज एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। ठीक है पीयूष जी, यहाँ पर आप कुछ परिवर्तन देख और रहे हैं। इसके लिए पीयूष जी, मेरा सवाल आपसे है, का जो स्टेटमेंट जिस तरह की कूटनीतिक परिवर्तनों की कूटनीतिक स्ट्रेटेजिक जो स्टेटमेंट है वो सभी हमें यूजफुल रहेगा। ठीक है ओपी गुप्ता जी। पीयूष जी, मेरा सवाल आपसे कि क्या वो समय आ गया है, और क्या जिस तरह से कूटनीतिक बार बार कहा जाता रहा है कि यहाँ परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ सोचने विचारने से ज़्यादा अब ज़रूरी है कि कुछ आगे बढ़ा जाए, कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिनके रिजल्ट नज़र आएँ? नहीं देखिए, निश्चित रूप से देखिए आपको, लेकिन हमें ये देखना होगा कि आप अगर मिलिट्री एक्शन की बात करते हो तो मिलिट्री एक्शन आप आज की स्थिति में एकदम से कर नहीं सकते। देखिए या तो आपने के अलावा भी कम से कम लेकिन मुझे लगता है कि देखिए जो स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि आज जो है पूरा का पूरा इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसमें जो है जो स्ट्रेटजिक जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्था हो गए हैं, और तमाम देश जो हैं उनके कोई न कोई हित जो हैं, और सबसे बड़ी बात है आज के समय में आर्थिक हित बहुत सर्वोपरि हैं, और आर्थिक हित को देख के ही देश अपने मूव्स को आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए आज पहले अमेरिका का स्ट्रेटजिक हित था कि वो पाकिस्तान को अपने करीब रखे और पाकिस्तान के माध्यम से वो साउथ एशिया में जो है अपनी दखल बनाए रखे वो, लेकिन धीरे धीरे जब परिवर्तन होने गया, जब चीन आगे बढ़ा, वो एक आर्थिक ताकत के रूप में उभर के आया और पाकिस्तान और अमेरिका कहीं पीछे चला गया, तो अब चीन के हित को देखते हुए और चीन को काउंटर करने के लिए अब अमेरिका को लगता है कि भारत है, क्योंकि चीन लगातार पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, तो कम से कम जो है कि भारत को अपने साथ मिला के रखे। इसीलिए आपने देखा लगातार जो है अमेरिका जो है लगातार भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। पहले अमेरिका इतनी आसानी से नहीं बढ़ा था क्योंकि रूस पहले भारत के साथ था, अमेरिका और रूस और अमेरिका राइवल थे, लेकिन अमेरिका धीरे धीरे उसको भारत की जरूरत है, पहले उसको पाकिस्तान की जरूरत थी, आज चीन को काउंटर करने के लिए। मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिकली ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि भारत कैसे पाकिस्तान को अलग थलग करता है, क्योंकि अगर देखिए चीन से पाकिस्तान का ट्रेड काफ़ी है, मेरे ख्याल से $40 बिलियन के करीब है, और जब यहाँ पे आए थे वहाँ के राष्ट्रपति आए थे और प्रधानमंत्री भी आए थे तो उनको काफ़ी स्वागत हुआ, और ये जोर भी हुआ कि हम अपने जो है औद्योगिक रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने जो है व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे, और और इसी आधार पे जो है तो यही एक बहुत बड़ा लिवरेज हो सकता है जिसके आधार पे जो है पाकिस्तान को समझाया जा सके, पाकिस्तान को कहा जा सके तो अपने आतंकवाद की नीति को वापस लो, कंट्रोल में रखो, नहीं तो तुम कहीं भी नहीं रहोगे, सारे देश तुम्हारा साथ छोड़ते जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी इस खास पेशकश में साथ आने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।